हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछली क्लास तक हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र वाला हिस्सा स्टार्ट किया था, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र वाला। तो मैंने संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें बताई थी, किस तरीके से कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में, ठीक है, वो कि कौन कौन से न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो सब वाला हिस्सा हम लोगों ने कवर किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो मैंने कहा था कि दिल्ली को अलग से विशेष प्रावधान के तहत दिल्ली का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निर्माण किया गया है। तो दिल्ली के बारे में अपन ये वाले वीडियो में देखेंगे करके। तो हम लोग आज के वीडियो में दिल्ली से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, जो स्पेशल प्रोविजंस के तहत बनाए गए हैं, इसको देखेंगे। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, वहाँ सीएम का पावर क्या क्या है, उपराज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, विधानसभा कौन कौन से नियम कानून बना सकती है, ठीक है, वो वाले हिस्से देखेंगे। इसके अलावा इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है, तो वो वाला हिस्सा भी अपन देखेंगे। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1991 में जो संविधान मतलब कि पारित हुआ था, ठीक है, जो अधिनियम पारित हुआ था, उसमें भी अभी करंटली में संशोधन किया गया है। तो वो अमेंडमेंट अपडेटेड क्या है, किस तरीके से उसमें संशोधन किया गया है, ठीक है, तो वो वाला हिस्सा भी अपन आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ठीक। अब मैं आपको कल बताया था मैंने, विधानसभा मतलब कि जो अन्य राज्य हैं, जो पूर्ण राज्य हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बाकी जो पूर्ण राज्य हैं वो उन राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उनमें क्या अंतर होता है, मैंने ऐसे ही ओरली आपको बता दिया था। अगर आप लोग वो नोट नहीं किए हैं तो अभी मैं उसको और भी क्लियर कर रहा हूँ, तो इससे आपको क्लियरली कट समझ में आ जाए कि दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बेस को कवर कर दिया है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि एक राज्य में और एक संघ राज्य क्षेत्र में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए, जो एक राज्य होता है, राज्य से मतलब जो बाकी राज्य हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा जिनको मिला है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र 8 ओपन पढ़े हैं वो, और ये मतलब 28 जो राज्य बताए हैं मैंने वो। तो केंद्र के साथ ये जो राज्य रहते हैं संघात्मक संबंध रहता है। देखिए, संघ क्या होता है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो ही हम लोग जो स्टार्ट किया था राष्ट्रपति वाला। संघ का मतलब 50% पावर केंद्र के हाथ में और 50% पावर किसके हाथ में, राज्य के हाथ में। तो संघात्मक व्यवस्था रहती है, केंद्र के साथ संघात्मक संबंध रहता है, मतलब 50% शक्ति केंद्र के हाथ में रहता है, 50% राज्य का इंडिपेंडेंट पावर रहता है, उस पर केंद्र सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो रहते हैं। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा नहीं रहता, नाम ही संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एकात्मक, पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में। विधानसभा जहां जहां है वहां तो विधानसभा अपना कानून बना सकती है, लेकिन उस पर भी संसद जो कानून बनाएगी, जैसे कि सेम मुद्दे पे विधानसभा भी कानून बनाए। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। हम लोग जम्मू कश्मीर की बात मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर पे 370 लागू था पहले, वो स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत 370 लागू था वहाँ, उसके अलग ही प्रावधान थे पहले, ठीक है। और अब जो है 370 को हटा दिया गया है, तो वहाँ विधानसभा है, लेकिन वहाँ चुनाव वगैरह भी नहीं हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैं अभी उसमें इसलिए वहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि विधानसभा तो वहाँ भी है, फिर वहाँ के बारे में मैं बार बार क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूँ। वहाँ इसीलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अभी वहाँ की विधानसभा, अभी वहाँ चुनाव वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी वहाँ के पावर्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो अभी विधानसभा जब गठित हो जाएगी, वहाँ विधानसभा है वहाँ, लेकिन वहाँ पर चुनाव वगैरह नहीं हुआ है, तो उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। 370 क्या था वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। और 370 हटने के बाद वहाँ क्या क्या मतलब परिवर्तन आएगा, वो सब वाला अपन हिस्सा देखेंगे। अभी दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा है, वहाँ का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एकात्मक शासन है, केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं, संसद भी कानून बना सकती है लेकिन एक ही मैटर पे अगर कहीं विधानसभा भी कानून बना रही है, दिल्ली और पुदुचेरी की, उसी मैटर पे संसद भी कानून बना रही है, संसद का कानून राज्य वो जो केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र के कानून पे भारी पड़ेगा, संसद का कानून अप्लाई होगा, ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। अपन आके देखते हैं, इसको भी समझिए, ठीक है। लेकिन जहाँ विधानसभा है वहाँ विधानसभा कानून बना सकती है। एकात्मक क्षेत्र है मतलब केंद्र शासन के हाथ में है कि देखिए, ठीक है, राज्य क्या है, ये दोनों डिफरेंस है, संघात्मक 50-50% और ये 100% पावर किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। दूसरा देखिए, केंद्र के साथ शक्ति में हिस्सेदारी, राज्य, केंद्र सरकार के पास 50% शक्ति है ना, तो 50% राज्य के पास भी है ना, तो शक्तियों में हिस्सेदारी है, लेकिन यहाँ पे पूरा केंद्र के अधीन है, उसके साथ पूरा पावर्स किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में। तीसरा, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, ये वही है, राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, पूर्ण अधिकार होता है। यहां पर आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, राज्य सूची पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्य के पास होता है। लेकिन यहां पर
दिल्ली और पुदुचेरी को राज्य सूची पर बनाने की पूर्ण शक्ति है। यहाँ पर क्या है, जहाँ दिल्ली और पुदुचेरी में खुद की विधानसभा है, तो राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर दिल्ली सरकार और पुदुचेरी सरकार स्वयं कानून बना सकती है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको, इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ जो कल बताया था उसको। दिल्ली और पुदुचेरी में खुद की विधानसभा है, वहाँ पे वो सरकारें कानून बनाती है अपने लिए। कौन कौन सी सूची पे, राज्य सूची पे और समवर्ती सूची पे। दिल्ली सरकार राज्य सूची के 3 विषय पे कानून नहीं बना सकती सिर्फ। कौन कौन सा, भूमि विवाद, पुलिस और क्या था एक, ठीक है, भूमि विवाद, पुलिस और लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, भूमि विवाद और पुलिस, ये 3 मैटर पे दिल्ली सरकार कानून नहीं बनाती। इन 3 मामलों को छोड़कर, राज्य सूची के इन 3 मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है, पुदुचेरी सरकार भी बना सकती है। लेकिन यहीं पे आप समझिएगा कि उसी संबंधित कानून को संसद में भी अगर पास हो रहा है, संसद भी कानून बना सकती है। तो संसद में अगर पास हो रहा है तो संसद में जो कानून पास होगा वो संसद द्वारा पारित कानून ज़्यादा प्रभावशील होगा दिल्ली सरकार के बनाएगी। अगर सेम टॉपिक पे अगर कानून बना दिए तो ठीक, तो केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा पावरफुल होगा। और हालांकि संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन संसद कानून बनाती नहीं है, विधानसभा जहाँ है वहाँ की खुद की विधानसभा कानून बनाती है, ये याद रखिएगा। कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है राज्यों में। जबकि यहाँ पर केंद्र सरकार का प्रमुख, संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रमुख होता है, वहाँ या तो प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी तो प्रशासक रहेगा, उपराज्यपाल की जहाँ नियुक्ति की जाएगी वहाँ उपराज्यपाल रहेगा। 5 राज्यों में उपराज्यपाल है, 3 राज्यों में प्रशासक है। मैंने मतलब 5 संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है प्रशासन के लिए, और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यपाल प्रशासकों की नियुक्ति की गई। 5 राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल, 3 राज्य क्षेत्रों में प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों में। तो वहाँ पर क्या रहेगा, प्रशासक और उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त तो वैसे कहीं नियुक्त नहीं किया गया, वैसे ये भी किया जा सकता है। नाम कौन देता है इन लोग को, राष्ट्रपति ही अपने से नाम दे सकता है। काम एक ही होता है, नाम अलग अलग होता है। तो ये लोग क्या रहते हैं, प्रमुख रहते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख ये लोग, राज्य के क्षेत्र के प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख कौन, राज्यपाल। राज्य का प्रमुख राज्यपाल, और ये जो प्रशासक उपराज्यपाल होते हैं वो तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति का एजेंट होता है, उसके सहायता और सलाह पे, उसके सलाह पे काम करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति फिर वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। मतलब कुल मिला के एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं, व्यावहारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर नहीं। वैसे तो ये इंडिपेंडेंट पोस्ट है, राज्यपाल का जो पोस्ट है, राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, इन लोग का जो पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट पोस्ट है। ठीक है, इनको मतलब कि व्यावहारिक तौर पर केंद्र सरकार के ये लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की बातों को मानना है ये लोग को, चाहे तो नकार भी सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये अंतर होता है दोनों में, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको पूरा पूरा लिखिएगा। ठीक है, अब दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, दिल्ली का अपन ने पढ़ेंगे करके बोले थे अपन, तो दिल्ली का अपन विशेष उपबंध देखते हैं। दिल्ली सरकार किस किस तरीके से काम करती है। देखिए 1952 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, लेकिन 1956 में उसको भंग कर दिया गया, विधानसभा को भंग हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली विधानसभा 1956 में भंग कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1987 में फिर से दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को क्या कहा गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया 1987 में। लेकिन 69वां संविधान संशोधन 1991 पारित किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित किया गया, जिसके अधीन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 239 ए तथा अनुच्छेद 239 ए भी जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 239 ए इसको आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 239 क तथा अनुच्छेद 239 क ख। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहे तो, नहीं तो फिर आर्टिकल 239 ए तथा आर्टिकल 239 ए भी जोड़ा गया। ठीक है, इसमें पहले सरकारिया आयोग गठन किया गया था इसके लिए, बाद में वो सरकारिया आयोग बाल कृष्णन समिति में तब्दील हो गई। सरकारिया आयोग का ही दूसरा नाम बाल कृष्णन समिति था, और बाल कृष्णन समिति की सलाह पर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कि इसका प्रशासन कैसे कैसे चलाएं, उसके लिए सुझाव दीजिए करके। तो पहले सरकारिया आयोग गठन किया गया था, सरकारिया आयोग ही बाल कृष्ण समिति में, बाद में उसका नाम परिवर्तन करके बाल कृष्ण समिति रख दिया गया। और बाल कृष्ण समिति की सलाह पर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 लाया गया, जिसके तहत संविधान में, पूरा लिखिएगा आप जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 239 ए तथा अनुच्छेद 239 ए भी जोड़े गए। ठीक है, अब अनुच्छेद 239 ए क्या है,
अनुच्छेद 239 ए में लिखा हुआ है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991। क्या कहा गया है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 अनुच्छेद 239 ए। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे? द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? GNCTD अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, GNCTD संशोधन बिल भी कहते हैं इसको, अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके तहत ही आर्टिकल 239 ए के तहत ही दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। ठीक है, इसी संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को क्या कहा गया? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। और वहां पर एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो उपराज्यपाल वहां का प्रशासन संभालता है। ठीक है, उपराज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल इसी के तहत की गई। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई तथा वहां पर विधानसभा का गठन किया गया। और उस विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में 70 सदस्य होंगे कहा गया। ठीक है, 70 सदस्य हैं दिल्ली विधानसभा में। कितना सदस्य? 70 सदस्य। संसद कानून पारित करके इसको परिवर्तित भी कर सकती है। इन सदस्यों की संख्या को संसद कानून पारित करके परिवर्तित कर सकती है। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं दिल्ली विधानसभा में? 70 सदस्यों वाली विधानसभा है। ठीक, अब याद रखिएगा इसको। सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, SC सुप्रीम कोर्ट नहीं है। SC का मतलब क्या है? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति को आरक्षण भी दिया गया दिल्ली विधानसभा में। अनुसूचित जाति का आरक्षण भी है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिल्ली विधानसभा में नहीं है। ठीक है, ST आरक्षण नहीं, क्योंकि दिल्ली में ST की जनसंख्या बहुत कम है ही नहीं, लगभग है तो बहुत कम है, इसलिए ST को आरक्षण नहीं दिया गया है। SC को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति आरक्षण नहीं है। ठीक है, अब वो चुनाव कौन करवाता है दिल्ली विधानसभा का? देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना। दिल्ली की जो सरकार होती है, दिल्ली में कौन कौन है? CM है, फिर मंत्रिमंडल है, मिनिस्टर्स हैं पूरे। तो दिल्ली में चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन जो रहती है, उसका चुनाव करवाती है। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग उसका चुनाव करवाती है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और चुनाव कैसे होता है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है, उसके आधार पर चुनाव होता है। जैसे बाकी राज्यों में चुनाव होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उसी तरीके से दिल्ली सरकार में भी चुनाव होता है। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा जो है, यहां पे वही लिखा है, दिल्ली विधानसभा लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये 3 मामलों को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बना सकती है संसद के अधीन। देखिए, संसद के अधीन क्यों लिखा हुआ है? कि संसद का कोई कानून, अगर उसी संबंध में संसद भी कोई कानून पारित की है तो संसद का कानून ज़्यादा प्रभावी रहेगा, दिल्ली की सरकार का कानून कम प्रभावी रहेगा। लेकिन अगर संसद इंडिपेंडेंट दूसरा कानून बना रही है, उस संबंध में संसद ने कोई अधिनियम पारित नहीं किया है, तो दिल्ली सरकार की विधानसभा जो है वो अपने कानून, राज्य सूची और संवर्ती सूची के जितने विषय हैं, 3 विषय को छोड़कर दिल्ली और पुदुचेरी, सभी विषय में कानून बनाने की शक्ति रखती है। ठीक, तो ये संसद के अधीन रहते हुए संसद के कानून के बियॉन्ड नहीं जा सकता। ठीक, संसद का जो पारित कानून है उसको ओवरलैप नहीं कर सकता दिल्ली विधानसभा द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो, ये वहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, तो कल भी मैं बताया था इसको। मंत्रिमंडल, विधानसभा की कुल संख्या के 10%। अब उसमें प्रावधान किया गया है, ये आर्टिकल 239 ए और 239 ए भी, तो ए में प्रावधान किया गया है कि दिल्ली विधानसभा में जो मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, मंत्री जितने होंगे वो दिल्ली विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% लोग मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, अब दिल्ली विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 70, तो 70 का 10% कितना होगा? 7। तो टोटल कितने मंत्री होंगे? 7 मंत्री। इसलिए क्या, कितने मंत्री हैं? 7 मंत्री। ठीक, CM एक चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर तो खुद ही मंत्री हो गया ना, तो एक चीफ मिनिस्टर और 6 अन्य मंत्री, टोटल कितने मंत्री? 7 मंत्री। तो इसमें क्या किया गया? 10% लोग, जबकि बाकी स्टेट्स में क्या है? 15% है। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 15% लोग, जितने भी यहाँ विधानसभा की सीट है उसके 15% लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कितना है? 10% है। मतलब टोटल मंत्री कितने हैं? 7 हैं। ठीक, मुख्यमंत्री की यहाँ पे नियुक्ति है। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। जब विधानसभा, जैसे कि बाकी स्टेट में होता है, मतलब बाकी स्टेट के मतलब कि जो विधायक दल का नेता होता है विधानसभा में, जैसे 70 सीटें हैं उस पर
चुनाव लड़ा जाएगा। अब जो मेजॉरिटी वाली सरकार रहेगी, जिसके पास बहुमत दल रहेगा, वो अपना मुख्यमंत्री नियुक्त चुनेगा, उसको एक विधायक को क्या बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा। तो जिसको बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल का जो बहुमत दल जिसे चुनेगी, बहुमत दल जिसे कहेगी, उसे क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा बहुमत दल में से। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, उसको उपराज्यपाल। ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट करिए इसको। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति बहुमत दल के सुझाव पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, उपराज्यपाल। शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा, शपथ उसको उपराज्यपाल दिलाएगा। उसके बाद जो अन्य मंत्री रहेंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर। मतलब मुख्यमंत्री जिसको जिसको बोलेगा मंत्री बनाने के लिए, उसको राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त कर देगा। क्लियर। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेंगे। सब क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, अच्छे से नोट करिएगा इसको, हर क्वेश्चन आ चुका है एक ना एक बार, कोई ना कोई एग्जाम में। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अभी देखिए, मंत्री राष्ट्रपति जो क्वेश्चन कथन कारण वाला आता है ना, उसमें स्टेटमेंट जब है तो इसी तरीके का स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, न कि उपराज्यपाल। मतभेद की स्थिति में अब देखिए सामान्यता क्या होता है। सामान्य रूप से दिल्ली सरकार जब भी कोई कानून पारित करेगी, ठीक, दिल्ली सरकार कोई भी विधेयक ला रही है या कोई भी विषय पे कानून पर, सपोज ऑड इवन रूल ला रही है या फिर और कोई रूल लाना चाहती है, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहती है, तो किसी भी विषय पे सिर्फ अभी क्या करना है, उपराज्यपाल को उसको सूचना देनी रहती है कि हम लोग ये कानून लाने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद दिल्ली सरकार विधानसभा में कानून लाती है और विधेयक प्रस्तुत करती है। उसके बाद विधानसभा से जब विधेयक पारित हो जाता है तो वो उपराज्यपाल के पास जाता है, ठीक। तो उपराज्यपाल अगर कहीं उपराज्यपाल के पास वो विधेयक गया तो उपराज्यपाल के पास ये पावर रहता है कि उपराज्यपाल उस विधेयक को, अगर उपराज्यपाल को लगे कि ये विधेयक जो है वो पारित नहीं होना चाहिए, उपराज्यपाल को अगर कहीं संवैधानिक नहीं लग रहा है या कोई दिक्कत है उस विधेयक से, तो उपराज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देगा, उसको राष्ट्रपति को रिफर कर देगा। अब राष्ट्रपति उस विधेयक को, उसके बाद क्या होगा, मतलब कि क्या हो गया, अब दोनों के बीच मतभेद हो गया। विधानसभा ने पारित कर दिया है विधेयक, उपराज्यपाल को विधेयक पसंद नहीं है, वो चाहते नहीं कि उसे पारित करना है। तो जब मतभेद होगा दोनों के बीच, यही कंडीशन हो जाता है मतभेद का, जो भी बहुत हो रहा है क्योंकि अपोजिशन की गवर्नमेंट है। तो अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल, आपने बहुत देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल, धरना प्रदर्शन भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने किया था उपराज्यपाल के ऑफिस में बैठ के। तो इस तरीके से क्या होता है, दिल्ली सरकार कोई भी जब विधेयक पारित करना चाहती है तो उपराज्यपाल उसको रोक देते हैं। दूसरा क्या है, दिल्ली सरकार जो है भी डिपेंडेंट भी है, सब चीज़ को उनके पास भेजना भी पड़ता है, उनसे पूछना भी पड़ता है। तो कोई कोई चीज़ को उपराज्यपाल रोक देते हैं, उपराज्यपाल राष्ट्रपति को उसको सुरक्षित कर देते हैं, विधेयक को पारित नहीं होने देते। तो इस प्रकार से क्लैशेस चलते रहते हैं, मतभेद चलते रहते हैं। अभी मतभेद की खबरें बहुत आई भी होगी, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके से मैंने जो बताया उसमें अगर कहीं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बाद अगर मतभेद होता है किसी कारणों से, तो उस मतभेद का निर्णय राष्ट्रपति लेगा, ठीक। अब उसको उस मतभेद के लिए समय, अगर मतभेद हो गया तो विधेयक तो किसके पास चला गया, राष्ट्रपति के पास, या कोई कानून पारित होने वाला है वो संबंधित चीज कहाँ है, राष्ट्रपति के पास चला गया। अब राष्ट्रपति का निर्णय फाइनल होगा। राष्ट्रपति क्या करेगा उसमें, चाहे तो जो कानून पारित होने वाला है उसको खारिज भी कर देगा, कैंसिल कर देगा, या कोई डिसीजन ही नहीं देगा, या उसको पारित कर देगा या खारिज कर देगा, जो भी करे वो राष्ट्रपति के पास चला गया। मतलब अल्टीमेटली पूरा पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। सामान्य तौर पे कानून नहीं बनाता है, सामान्य तौर पर जो डे टू डे लाइफ है इससे रिलेटेड कुछ कोई रूल बनाना है, कोई कानून बनाना है, उपराज्यपाल सामान्य तौर पे पास कर देता है। अगर उपराज्यपाल और विधानसभा ये ऐसी काम करते रहती है, विधानसभा कोई नियम लाई, उपराज्यपाल को पसंद हुआ वो पास कर दिया, नहीं पसंद है। अब दिक्कत कब होता है, जब उपराज्यपाल को रोकना रहता है उसको, तब वो क्या करता है, उसके पास पावर है कि वो राष्ट्रपति को दे देता है। अब राष्ट्रपति उसको मन करे तो खारिज कर देता है, फिर उसको दिक्कत हो, राष्ट्रपति को कुछ लगे कि इसको पारित नहीं करने देना है। अब राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करेगा, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो फिर पूरा पावर किसके पास आ गया, केंद्र सरकार के पास। इसलिए कहा जाता है कि यूनियन टेरिटरीज में पूरा पावर केंद्र सरकार के पास रहता है। तो ये दिक्कत होती है वहां। तो मतभेद के समय निर्णय कौन लेगा, फिर फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का रहेगा। ये मैं बताना चाहता था। मैं जितना बोला हूं सबको लिख लीजिए,
मतभेद की स्थिति में दिल्ली सरकार विधानसभा द्वारा पारित कानून उपराज्यपाल के पास जब जाता है और उपराज्यपाल उसे पारित नहीं करता, तो उपराज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को संरक्षित रख दे। अब राष्ट्रपति का कानून, राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, वो राष्ट्रपति चाहे तो उसे खारिज भी कर सकता है और वो चाहे तो उसे पारित भी कर सकता है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक, संवैधानिक विफलता के कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति शासन, देखिए उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, अगर उपराज्यपाल ने ये रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति के पास भेज दिया अगर कि जो दिल्ली सरकार है ना, तो वो दिल्ली सरकार जो है वो कानून के तहत, संविधानों के उपबंधों के तहत रह के काम नहीं कर रही है, संविधान से बियॉन्ड जाके काम कर रही है। ठीक है, संविधानिक उपबंधों का पालन नहीं कर रही है, संवैधानिक रूप से जो संविधान में लिखा हुआ है उन संवैधानिक उपबंधों के पालन नहीं कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है या कुछ भी कर रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ऐसा रिपोर्ट अगर तैयार करके उपराज्यपाल अगर कहीं राष्ट्रपति को भेज दे तो क्या होता है, उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति संवैधानिक विफलता के तहत राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा? उपराज्यपाल लगाएगा, नहीं मतलब राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति ही लगाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब वो राष्ट्रपति शासन कैसा रहेगा? जैसा बाकी स्टेट में रहता है वैसे ही राष्ट्रपति शासन रहेगा। अनुच्छेद 356 में जैसा राष्ट्रपति शासन था उसी तरीके से रहेगा पूरा। ठीक, तो वो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के बारे में बोला गया है, अनुच्छेद 239 बी में पुदुचेरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अध्यादेश का देखिए, अध्यादेश के संबंध में उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अगर विधानसभा सत्र में नहीं है और ऐसा कोई कानून, अध्यादेश वाले चैप्टर में अपन अध्यादेश को कंप्लीट पढ़ा था अपने पूरा डिटेल में, इसमें मैं सिर्फ अध्यादेश का कुछ डिफरेंट है अगर दिल्ली में तो उसको बस बता रहा हूँ, पूरा अध्यादेश को कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है, उपराज्यपाल वहाँ अध्यादेश जारी कर सकता है अगर कहीं सत्र, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और कोई ऐसे कानून निर्माण की आवश्यकता हो गई जो आवश्यक है, कोई विपदा आ गई, कोई मतलब कोई भूकंप सुनामी कुछ आ गया, कोई कानून बनाना आवश्यक हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, तो उपराज्यपाल वहाँ पर उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पावर्स हैं। उपराज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, समाप्त भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर करेगा। तो उपराज्यपाल यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति में आप लिखिएगा, उपराज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जब विधानसभा सत्र में न रहे तो उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन जारी करने के लिए उसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अध्यादेश की शक्ति उतनी ही होगी जितना कि एक विधानसभा द्वारा निर्मित कानून की होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट आप लिखिए कि अध्यादेश जो है विघटित या निलंबित, अगर कहीं विधानसभा विघटित हो गई है या निलंबित हो गई, निलंबित मतलब सस्पेंड, विघटित मतलब पूरा भंग हो जाना, तो विघटित या निलंबित है विधानसभा, तब उस केस में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट मैंने अध्यादेश के संबंध में लिखवाए हैं, उसको अच्छे से नोट करिएगा। और उसके बाद अध्यादेश आप लोग जानते हैं, अगर कहीं अध्यादेश आज के डेट में पारित हुआ है, अध्यादेश को लागू किया है उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे, तो जो विधानसभा की अध्यादेश लागू होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र बैठेगा तो उसमें क्या करना है, मतलब अध्यादेश का मैक्सिमम टेन्यूर कितना रह सकता है? 6 माह 6 दिन। ठीक, तो 2 विधानसभा के सत्रों के बीच का डिफरेंस कितना रहता है? 6 माह, और जो बैठेगा वो 6 माह 6 सप्ताह, दिन नहीं, 6 माह 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर वो पारित हो जाना चाहिए। अगर कहीं विधानसभा में पारित नहीं हुआ तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक, यही ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वो जो संसद के अधीन मैं बताया हूँ उसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, कि अगर कोई विधानसभा, दिल्ली या पुदुचेरी विधानसभा द्वारा पारित कोई कानून, संसद द्वारा पारित किसी कानून को नन एंड मतलब कि कमज़ोर करती है। ठीक, कोई ऐसा कानून पारित कर दिया दिल्ली सरकार जो संसद द्वारा पारित कानून को कमज़ोर करती है, तो उल्लंघन की मात्रा तक, जितने हद तक, जिस क्षेत्र तक जाकर वो कमज़ोर कर रही है संसद द्वारा पारित कानून को, उस क्षेत्र तक उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि संसद में मान लो जाए इस दिल्ली सरकार द्वारा पारित जो कानून है उसमें 1, 2, 3 पॉइंट हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा है? संसद द्वारा जो पारित कानून है उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको ओवरलैप कर रहा है, उसकी शक्तियों को किसी तरीके से कम कर रहा है। संसद द्वारा पारित किसी कानून की शक्तियों को क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर 2 कम कर रहा है। तो
ये पॉइंट नंबर 2 को ही खत्म किया जाएगा, पूरा विधेयक को खत्म नहीं किया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा पारित। जो पॉइंट उसकी विधेयक में उल्लेखित, विधेयक में लिखा हुआ जो पॉइंट संसद द्वारा पारित कानून को खत्म कर रहा है, कमजोर कर रहा है, उस पॉइंट को खत्म कर दिया जाएगा, न कि पूरा विधेयक को खत्म किया जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित विधेयक संसद द्वारा पारित कानून को कमजोर नहीं कर सकती। दोनों में अगर कहीं क्लैश हुआ, ठीक, तो संसद द्वारा पारित कानून लागू रहेगा, ये खत्म हो जाएगा या इसको खत्म कर देगा, कमजोर रहता है ये। ठीक, ये समझ में आया आप लोग को? तो ये है पूरा दिल्ली से के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, ये पूरा कंप्लीट है, इसको अच्छे से नोट करिए और डिटेल में आप लोग लिखिएगा जो मैंने बताया। देखिए, अब हम लोग दिल्ली सरकार को पूर्ण राज्य दर्जा देने से संबंधित जो विवाद है वो वाला हिस्सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो कानून है, जो संशोधन है, ये जो कानून में जो संशोधन हो रहा है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहले इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो विवाद है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, वो कोई नया विवाद नहीं है। 2003 में जब राजग की सरकार आई थी तो उसने भी ये मांग उठाई थी कि दिल्ली को क्या करना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या होगा, ये जो तीन जो मामले हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये तीन मामले अभी इन तीन मामलों पर दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती। तो इन तीन मामलों पर अगर कानून बनाने दिया जाए तो इन तीन मामलों पर ही कानून बनाने के लिए पुलिस मतलब कि दिल्ली सरकार को दिया जाए, यही विवाद है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो इन तीन विषय पर भी कानून बना सकती है, बाकी विषय पर तो कानून बना ही सकती है दिल्ली विधानसभा भी। इन तीन मामलों पर भी दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। अल्टीमेटली इन्हीं को दिया जाना ही क्या है, पूर्ण राज्य को दर्जा देने की मांग उठ रही है। तो ये कोई नई मांग नहीं है। 2003 में जब राजग की सरकार आई थी तब उसने ये मांग उठाया था। अब जब वो सरकार ने मांग उठाया, 2004 में वो सरकार गिर गई और कांग्रेस के शीला दीक्षित की सरकार आ गई। तो उस सरकार के गिर जाने से वो विधेयक जो है वो पारित नहीं हो पाया। विधानसभा में वो विधेयक लाया गया था, वो विधेयक, उस सरकार गिर जाने से वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। उसके बाद दिल्ली शीला दीक्षित की सरकार आई 2004 में। शीला दीक्षित की सरकार ने भी सेम मांग उठाई। शीला दीक्षित ने भी ये कहा कि दिल्ली के संबंध में क्या किया जाए, बहुत सारे पावर जो है, ये जो तीन मामले हैं, ठीक है, इसमें से कम पुलिस को दो भागों में बांट दिया जाए। उसमें देख लिया जाए कि केंद्र सरकार के हाथ में आधी जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में कर दिया जाए, और जो यातायात पुलिस है और जो थाना की पुलिस है, थाने की पुलिस है, लोकल पुलिस है, कम से कम उसकी जो शक्ति है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने की शक्ति जो है वो पावर जो है वो दिल्ली सरकार को दे दिया जाए। ये शीला दीक्षित ने भी कहा। इसके अतिरिक्त शीला दीक्षित ने ये भी कहा कि नई दिल्ली का जो हिस्सा है, जहां पर जैसे कि जो वो है, वो वाला हिस्सा है आपका, जिसमें अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो संसद वाला, जो पार्लियामेंट वाला हिस्सा है, वो हिस्से को छोड़कर, ठीक है, नई दिल्ली के हिस्से को छोड़कर पुरानी दिल्ली में क्या किया जाए, पुरानी दिल्ली के भूमि संबंधित मामले भी दिल्ली सरकार को दे दिए जाने चाहिए। ये शीला दीक्षित का भी था, लेकिन कांग्रेस ने वो भी ध्यान नहीं दिया, वो भी खत्म हो गया। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है दिल्ली की सरकार किससे चलती है, तो एक ठो गृह मंत्रालय के द्वारा एक नियमावली प्रस्तुत की गई है। उसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कामकाज की नियमावली 1993। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कामकाज की नियमावली 1993 कहा जाता है। उस नियमावली में एक नियम 55 है, वो नियम 55 के हिसाब से दिल्ली की सरकार चलती है। उसमें क्या क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि दिल्ली सरकार जो है इन तीन मामलों पे कानून तो बना ही नहीं सकती। दिल्ली सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत करना है, दिल्ली सरकार को कोई कानून बनाना है, तो नियम 55 के अनुसार उसको क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। उस नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के पास उस पहले भेजना पड़ेगा, केंद्र सरकार की अनुमति के पश्चात ही विधेयक को वो प्रस्तुत कर सकती है दिल्ली विधानसभा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उसकी नियुक्ति भी कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ठीक, और उसके अतिरिक्त एंटी करप्शन ब्यूरो के भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी भी नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, उसमें ऐसा नियम 55 के तहत ये सब चीज़ें बनाई गई है। ठीक है, तो ज़्यादा पावर्स दिल्ली सरकार को दिए नहीं गए हैं, केंद्र सरकार के हाथ में ही पावर्स हैं। तो इससे संबंध में क्या हुआ कि दिल्ली सरकार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल केंद्रीय मंत्रियों पर कुछ करप्शन के चार्जेस नहीं थे, शक के आधार पर केंद्रीय मंत्रियों के लिए जांच कमेटी बैठाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं उनको केंद्रीय मंत्रियों के जांच के आदेश दे दिए। तो केंद्रीय मंत्रियों के जब जांच के आदेश दे दिए, तब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को ये कहा
कि एंटी करप्शन ब्यूरो तो आपके अंडर में आता ही नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो आप उनको केंद्रीय मंत्रियों के जांच के आदेश नहीं दे सकते, ऐसा बोल दिया गया अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी यही बोल दिया कि दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो किसके हाथ में आता है, आपका केंद्र सरकार के अंडर में आता है उनको अब देना, ठीक है, क्योंकि ये देखिए पुलिस तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की नियुक्ति केंद्र सरकारी करती है, उनके अंडर में आता है, ये बोल दिया हाई कोर्ट। उसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बना दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाएगी जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल दिया कि वो दिल्ली सरकार के हाथ, मतलब केंद्र सरकार ही उसके केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ऐसा निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी, ठीक, उसमें एक प्रावधान किया गया कि कमेटी बनाएंगे, अब वो कमेटी में एसीबी के ऑफिसर्स रहेंगे और वही केंद्रीय मंत्रियों की जांच करेंगे। तो ये फिर मामला दिक्कत वाला पैदा हो गया, ठीक। तो उस समय से फिर क्या है, दिक्कत पैदा हो रही। बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे कि अरविंद केजरीवाल बोलते रहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, दिल्ली तो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, मतलब इसकी मांग समय समय पर करते आ रहे। तो ये ऐतिहासिक मामला है, पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक। तो ये सब क्लैशेस के चलते क्या हुआ है, GNCTD इसको ख़त्म करने के लिए बार बार बीच में मतभेद होते रहते हैं, इसको ही ख़त्म करने के लिए उपराज्यपाल के पावर्स को और बढ़ा दिया गया है, जिससे दिल्ली सरकार के पावर कमज़ोर हो गए हैं। GNCTD संशोधन बिल 2021 लाया गया है, ठीक है, ताकि अब दिल्ली सरकार के पास जो बचा खुचा पावर है वो भी उपराज्यपाल के पास चला जाए। ये संशोधन बिल वही पारित करता है। अब ये GNCTD संशोधन बिल 2021 जो लाया गया है, ये क्या है बेसिकली, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 को संशोधन करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2021 लाया गया है। GNCTD का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। इसी एक्ट में संशोधन करके क्या लाया गया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी संशोधन बिल 2021 लाया गया, जिसके तहत इस बिल में संशोधन किया गया है। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, ये हम लोगों ने मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो अधिनियम है लोकसभा में 15 मार्च को और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित हो चुका है, ठीक है, पारित हो चुका है। इस प्रावधान के तहत क्या प्रावधान, मतलब इस अधिनियम के तहत, इस संशोधन बिल के तहत प्रावधान किया गया है कि दिल्ली सरकार को, अब से दिल्ली सरकार का नाम क्या हो जाएगा, दिल्ली का उपराज्यपाल। दिल्ली कोई भी अगर कहीं कानून बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, उसको दिल्ली सरकार द्वारा पारित कानून नहीं कहा जाएगा। दिल्ली सरकार का नाम ही हो गया है दिल्ली का उपराज्यपाल, तो क्या कहा जाएगा उसको, दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा पारित कानून, ये बोला जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का नाम ही बदल दिया गया। दिल्ली सरकार को क्या कह दिया गया, दिल्ली का उपराज्यपाल नाम दे दिया गया है। तो अब कोई भी कानून पारित होगा उसमें नाम क्या रहेगा, दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियम पारित कानून, ये बोला जाएगा, ठीक। दूसरा प्रावधान क्या है इसमें, देखिए, दिल्ली सरकार के प्रत्येक निर्णय पर LG अपना सुझाव दे सकेंगे। पहले क्या होता था, मैंने क्या बताया था, दिल्ली सरकार विधानसभा में समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने संबंधित पावर किसके पास था, दिल्ली सरकार के पास। वो विधेयक प्रस्तुत करती थी, जब पारित हो जाता था तो LG के पास जाता था। LG के पास सिर्फ इतना पावर था कि वो राष्ट्रपति के लिए, अगर उनको कोई दिक्कत है तो राष्ट्रपति के लिए उसको सुरक्षित रख सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, सुझाव लेना पड़ेगा। पहले विधेयक को पारित प्रस्तुत करने से पहले हर मामले में क्या करना पड़ेगा, अब दिल्ली सरकार के प्रत्येक निर्णय पर LG अपना सुझाव दे सकेंगे। विधेयक प्रस्तुत होने से पहले अपना हर विधेयक पर अपना ओपिनियन दे सकेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। LG का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, ठीक। अब अपना सुझाव देंगे, ठीक, अब सुझाव दे सकेंगे। तीसरा नंबर का प्रावधान, ACB के ऑफिसर्स की नियुक्ति LG करेंगे। पहले क्या बताया था मैं, ACB के ऑफिसर्स की नियुक्ति केंद्र सरकार करते थे, अब ACB के ऑफिसर्स की नियुक्ति उपराज्यपाल करेंगे। बात एक ही है, केंद्र सरकार करे या उपराज्यपाल करे, तो उपराज्यपाल करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स की नियुक्ति कोई आपत्ति नहीं जता सकता। अब जिसको भी एंटी करप्शन ब्यूरो, उपराज्यपाल किसके अनुमति पे काम करता है, एजेंट किसका होता है, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, तो कुल मिला के केंद्र सरकार। तो अब समझ में आया आपको, LG की नियुक्ति करेंगे और ये जिसको भी नियुक्त करेगा उस पर क्या होगा, कोई आपत्ति नहीं जता सकता, ठीक है, ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं कर सकता। विधेयक प्रस्तुत करने के 14 दिन के पूर्व उपराज्यपाल से अनुमति लेना आवश्यक है। पहले क्या डायरेक्ट पेश कर सकते थे, लेकिन अब इस बिल के आने के बाद इस बिल में बोला गया है, एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत 14 दिन के पूर्व उपराज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। विधेयक प्रस्तुत करने से 14 दिन के पूर्व उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। और उपराज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल को, जब पारित कानून को उपराज्यपाल के और राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता था, लेकिन अब उपराज्यपाल उसको कैंसिल खुद भी कर सकता है,
राष्ट्रपति पास भेजने की जरूरत नहीं है। इस संशोधन बिल के पारित होने के बाद उपराज्यपाल कानून को समाप्त करने की शक्ति उपराज्यपाल को ही दे दी गई है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें क्या किया गया है कि उपराज्यपाल की शक्तियों को पहले से बढ़ा दिया गया है, तो दिल्ली सरकार की शक्तियां ऑलरेडी कम हो गई। ठीक, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं आपसे कि अभी कभी कभी मेंस में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या दिल्ली को मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना सही है, पूछ सकता है ऐसा। तो इसमें एक कारण आप लोग ये दे सकते हैं कि देखिए, जो वॉशिंगटन डीसी है वो अमेरिका के केंद्र सरकार के अधीन आता है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में वहाँ का पार्लियामेंट है, वो पूरा केंद्र सरकार के अधीन आता है। उसी तरीके से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी किसके अंतर्गत अधीन आता है, केंद्र शासन के अधीन आता है। इसमें क्या होता है कि अगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मतलब पुलिस किसके हाथ में आ जाएगी, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हाथ में आ जाएगी। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया तो पुलिस वाला व्यवस्था, तो अब क्या होगा, पुलिस अगर कहीं उसके अधीन आ गई तो ये दिक्कत ये होता है कि प्रधानमंत्री की अगर कहीं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कम कर दिए तो, या फिर किसी मंत्री की सिक्योरिटी को भी कम कर सकती है, उस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री को खतरा हो जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया है, उसको केंद्र सरकार के अधीन रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये संभव नहीं है, व्यावहारिक तौर पर ये संभव नहीं है कि राज्य सरकार को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए और ये तीनों मामले दे दिए जाए। लेकिन इसका एक उपाय ये भी है कि कुछ मामले जो रहते हैं, कुछ मामले इस तरीके से किया जा सकता है। आप इस पे सुझाव, मतलब इस पे सॉल्यूशन इसका दे सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पुलिस को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए और कुछ पुलिस के पावर्स को छोड़कर बाकी पुलिस के पावर्स जो रहते हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिया जाए। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, एक कमेटी गठित की जा सकती है, एक कमेटी गठित की जा सकती है जो अन्य देशों में, जो जैसे कि अन्य देशों की भी जो राजधानी है, उन राजधानियों में किस तरीके का प्रावधान है उसका अवलोकन करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसके तहत, जिसके आधार पर संसद या फिर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये निर्णय ले कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को किस तरीके से, मतलब उसको एक राज्य का जब दर्जा मिलेगा तो राज्य की किस तरीके की शक्ति, किस हद तक जाकर राज्य की शक्तियों को, राज्य के प्रकार से शक्तियां दिल्ली सरकार को राज्य की तरह की शक्तियां दी जा सकती हैं, किस हद तक जाकर, कितनी सारी राज्य की ऐसी शक्तियां हैं, कौन कौन सी राज्य की ऐसी शक्तियां हैं जो दिल्ली सरकार को देने से जो केंद्र सरकार है और दिल्ली सरकार के मध्य मतलब जो विवाद है वो नहीं होगा। तो कितने पावर्स दिल्ली सरकार को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद दिया जाना चाहिए और कितना पावर जो नहीं दिया जाना चाहिए, वो एक कमेटी एक रिपोर्ट बना के बाकी देश का अवलोकन करके प्रस्तुत कर सकती है। इस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है और कुछ शक्तियां तो दी ही जा सकती है। ठीक है, पूरी शक्तियों को तो पूर्ण राज्य का दर्जा तो दिया नहीं जा सकता। पुलिस के कुछ पावर्स केंद्र सरकार के हाथ में है, कुछ पावर जो है राज्य सरकार के हाथ, मतलब उसको राज्य का दर्जा देने के बाद दिल्ली सरकार के हाथ में है। ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक प्रावधान का आप एक जस्टिफाइड आंसर एक दे सकते हैं कि इस तरीके से एक कमेटी बना के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।